जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे उस शहीद की जिसने लाहौर सेंट्रल जेल में बंद भगत सिंह से एक बार मिलने की चाहत में पंजाब के उस जमाने के गवर्नर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी को इसलिए गोली मार दी थी कि वे भी जेल जाकर अपने हीरो से मिल सके। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमर शहीद हरिकिशन सरहदी की, जिनका आज जन्मदिन है। वे मर्दान जिले के गल्ला ढेर गांव के रहने वाले थे, जो आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पड़ता है। 2 जनवरी 1908 को गल्ला ढेर गांव में हरिकिशन का जन्म हुआ था। पख्तूनों की उस धरती पर बसने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान थे, थोड़े से हिंदू। उन्हीं में एक परिवार था लाला गुरदासमल तलवार का, जो बड़े बहादुर पठान और सच्चे देशभक्त थे। 9 पुत्र और 1 पुत्री थे, जिनमें दूसरे नंबर पे थे हरिकिशन। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस इलाके में खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन खड़ा किया था, जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर कायम था। हरिकिशन भी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर खुदाई खिदमतगार से जुड़ गए थे। हरिकिशन का छोटा भाई था भगत राम, जिसने आगे चल के वर्ष 1941 में जब नेताजी सुभाष अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर पेशावर पहुंचे, तो उन्हें काबुल होते हुए जर्मनी जाने में बहुत मदद की थी। बहरहाल, आज हम भगत राम की नहीं, हरिकिशन की बात कर रहे हैं, जिसने भारत की आजादी के लिए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमा था। दोस्तों, वर्ष 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। जेलों में बंद सत्याग्रही हतोत्साहित हो रहे थे और वायसराय लॉर्ड इरविन बिना आंदोलन वापस लिए गांधी जी से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। निराशा के उन दिनों के हालात का विवरण देते हुए क्रांतिकारी रणबीर सिंह, जिनको पंजाब के तत्कालीन गवर्नर मॉन्टमोरेंसी पर गोली चलाने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में वो सजा कम्यूट हो गई थी। वे लिखते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के पास संदेश पहुंचाया कि वायसराय पर दबाव डालने के लिए क्रांतिकारियों को अपने एक्शन तेज करने चाहिए। कुछ ऐसा ही कहना है क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन का। जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू से मिलने गए थे, तो वैशंपायन भी उनके साथ थे। क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल भी इस बात की पुष्टि करते हैं। वे लिखते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू लाहौर में अदालत में जाकर भगत सिंह से मिले थे, तब भी उन दोनों के बीच कुछ इसी तरह की बातचीत हुई थी। दोस्तों, उन्हीं दिनों 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस में फैसला आया था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश भर में निराशा और आक्रोश का माहौल था। तब भगत सिंह के क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बचे खुचे सदस्यों ने कई साहसिक कारनामे अंजाम दिए। दोस्तों, भगत सिंह ने वर्ष 1926 में एक और संगठन खड़ा किया था, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। लाहौर में इन संगठनों से जुड़े दुर्गादास खन्ना, रणबीर सिंह, चमनलाल कपूर, एहसान इलाही, वसंधाराम आदि ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए एक बहादुर और अचूक निशानेबाज की जरूरत थी, लेकिन इनमें से ऐसा निशानेबाज कोई था नहीं। चमनलाल कपूर, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मर्दान का ही रहने वाला था, उसने हरिकिशन तलवार का नाम सुझाया, जो चमनलाल का रिश्तेदार भी था। जब हरिकिशन को इस बात का पता चला, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो पहले ही कुछ बड़ा करने के लिए बेताब था। भगत सिंह उसके हीरो थे। उसे लगा कि अंग्रेज गवर्नर को मारने से न सिर्फ आजादी की लड़ाई में तेजी आएगी, बल्कि जेल में बंद अपने आदर्श पुरुष भगत सिंह के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। हरिकिशन ने तुरंत इसके लिए हां कह दी। निर्णय हुआ कि 23 दिसंबर 1930 को जब गवर्नर मॉन्टमोरेंसी लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने आएगा, तब यूनिवर्सिटी हॉल के अंदर ही उसे गोली मार दी जाएगी।
23 दिसंबर ये तारीख भारत के क्रांतिकारी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1912 को इसी दिन दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका था और इसी दिन 23 दिसंबर 1929 को उस टाइम के वायसराय लॉर्ड इरविन पर दिल्ली में ही उनकी ट्रेन के नीचे बम फोड़ा गया था। अब 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर माउंटमैरेंसी को गोली मारने की योजना बनी। जब हरिकिशन के पिता गुरदासमल को अपने बेटे की इस खतरनाक योजना का पता चला तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, नाराज नहीं हुए, बल्कि बेहद खुश थे। गुरदासमल ने स्वयं इस काम के लिए पिस्तौल की व्यवस्था की और हरिकिशन को जमकर निशाना लगाने का अभ्यास करवाया। वे नहीं चाहते थे कि बेटे का निशाना खाली जाए। 19 दिसंबर 1930 को गुरदासमल स्वयं अपने पुत्र को नौशेरा रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए, जहां से उन्हें लाहौर जाने के लिए बॉम्बे एक्सप्रेस पकड़नी थी। चमनलाल कपूर भी हरिकिशन के साथ था। विदाई के समय पिता ने पुत्र से कहा था, एक ना एक दिन सभी को मौत आती है, लेकिन जो अपने देश के लिए मरते हैं वे अमर हो जाते हैं। मैं जानता हूं जो राह तुमने चुनी है तुम उससे पीछे नहीं हटोगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपने खानदान के नाम को बदनाम नहीं करोगे। शायद इतिहास में ऐसा उदाहरण और नहीं होगा जब एक पिता ने स्वयं अपने पुत्र को प्रशिक्षण देकर अपने देश के लिए फांसी चढ़ने के लिए भेजा हो। 20 दिसंबर को लाहौर पहुंचने के बाद हरिकिशन की भेंट रणबीर सिंह, दुर्गादास खन्ना और वसंता राम से होती है। दुर्गादास खन्ना ने यूनिवर्सिटी हॉल में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र और कपड़ों का इंतजाम किया। 22 दिसंबर को यूनिवर्सिटी जाकर हॉल का अच्छे से मुआयना किया। योजना यह थी कि गवर्नर को गोली मारकर हरिकिशन हॉल से बाहर भागकर आएगा, जहां पहले से तैनात दूसरे क्रांतिकारी बम फेंककर, गोलियां चलाकर पुलिस को उलझाते हुए हरिकिशन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुरक्षित ले जाएंगे। लेकिन हरिकिशन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मुझे बचाने के लिए कई निर्दोष भारतीयों और साथी क्रांतिकारियों के जीवन को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा। हरिकिशन की बात एकदम सही थी। आखिरकार तय हुआ कि हरिकिशन अकेले जाएंगे। फिर आया 23 दिसंबर 1930 का दिन। यूनिवर्सिटी हॉल के अंदर और बाहर बेहद सख्त पहरा था। अंग्रेजों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। लगभग 11 बजे हाथ में किताब लिए हरिकिशन हॉल में दाखिल होते हैं। उन्होंने किताब के पन्नों को इस तरह काटा था कि उनमें पिस्तौल छिपाया जा सके और किसी को इसकी खबर ना हो। हॉल में पहुंचकर हरिकिशन एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कार्यक्रम शुरू होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, वे दीक्षांत भाषण देते हैं। उनके बाद बारी आती है गवर्नर माउंटमैरेंसी की, जो पहले डिग्री बांटते हैं फिर भाषण देते हैं। माउंटमैरेंसी के भाषण के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है। लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी हरिकिशन खड़े होते हैं और सही निशाना लगाने के लिए कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हरिकिशन की पिस्तौल गरजती है। पहली गोली जो दिल पर निशाना लगाकर चलाई गई थी, निशाने से भटक जाती है और माउंटमैरेंसी के बाएं कंधे से नीचे बाजू को छीलती हुई निकल जाती है। एक गोली और चलाते हैं, यह भी निशाने से चूक जाती है और माउंटमैरेंसी की कमर को छूकर जाती है। असल में कुर्सी हिल जाने के कारण उनका निशाना चूक गया था। गवर्नर माउंटमैरेंसी को मामूली चोटें आई थी। हरिकिशन किसी और व्यक्ति की जान नहीं लेना चाहते थे। विशेष रूप से उन्हें डॉक्टर राधाकृष्णन की चिंता थी, जो सामने आ गए थे। तभी चानन सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर पिस्तौल लेकर हरिकिशन की ओर बढ़ता है। आत्मरक्षा में हरिकिशन गोली चलाते हैं, जो चानन सिंह का जबड़ा तोड़ देती है। उसी शाम चानन सिंह की मृत्यु हो जाती है। संयोग देखिए, 17 दिसंबर 1928 को जब लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को मारा था, तो भगत सिंह को पकड़ने की कोशिश करने वाले हेड कांस्टेबल का नाम भी चानन सिंह ही था, जो ना चाहते हुए भी चंद्रशेखर आजाद की गोली से मारा गया था। यहां हरिकिशन को पकड़ने की कोशिश करने वाले का नाम भी चानन सिंह ही था।
ये हरिकिशन की गोली से मारा गया। चौथी गोली लगी थी सीआईडी इंस्पेक्टर बुद्ध सिंह बधावन को, और पांचवी एक लेडी डॉक्टर थी डरमिट, उसको। हालांकि इन दोनों को मामूली चोटें आई थी। इसके बाद हरिकिशन हॉल से बाहर आ गए थे और आखिरी गोली उन्होंने जानबूझकर सामने की दीवार में मारी थी, क्योंकि वे किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। जब तक उनके पिस्तौल में गोली थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके निकट आने की। लेकिन छठी गोली चलने के बाद इंस्पेक्टर जवाहरलाल, सब इंस्पेक्टर दीवानचंद और दूसरे लोगों ने मिलकर हरिकिशन को पकड़ लिया। गिरफ्तार करके हरिकिशन को अनारकली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस हवालात में उन्हें अत्यंत क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई। हाथ पांव बांधकर नंगे बदन बिना खाना दिए कई कई दिन खड़ा रखा जाता था, ताकि सो भी ना सकें। सर्दी के मौसम में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, नुकीली कीलों वाली कुर्सी पर बैठाया गया, नाखून उखाड़े गए, शरीर में सुइयां चुभोई गईं। जब हरिकिशन बेहोश हो जाते थे तो वहां मौजूद डॉक्टर उन्हें होश में लाते और फिर जुल्मों का दौर शुरू होता। लेकिन कोई भी जुल्म अत्याचार उनकी जुबान नहीं खुलवा सका। पुलिस जानना चाहती थी कि उनके साथी कौन थे, एंट्री पास किसने दिलाया था, लेकिन हरिकिशन यही कहते रहे कि वे बिल्कुल अकेले थे। आखिरकार उन्हें पुलिस हवालात से निकालकर 2 जनवरी 1931 को बोस्टल जेल में बंद कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान में हरिकिशन ने कहा था कि वे अपने गांव से अकेले ही आए थे माउंट मोरेंसी का वध करने के लिए। 23 दिसंबर की रात को ही पुलिस ने हरिकिशन के पैतृक घर गल्ला ढेर पर रेड की और उनके पिता गुरदासमल को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात शेखपुरा में हरिकिशन के बड़े भाई जमुना दास के सरकारी क्वार्टर पर भी पुलिस की रेड हुई। वे सरकारी नौकरी में थे। इनका छोटा भाई ईश्वर दास भी उनके साथ ही रहता था, वो छात्र था। उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और भगत राम तो पहले से ही जेल में था। जब पुलिस को उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी तो कुछ दिन बाद उनको तो छोड़ दिया गया। जब गुरदासमल अपने बेटे से मिलने जेल गए तो देखा पुलिस यातना के निशान उनके शरीर और चेहरे पर बिल्कुल ताजा थे। पिता ने पश्तो में पुत्र से पूछा, तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया? बेटे ने उत्तर दिया, सफलता तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करती है। मैंने अपने देश की सेवा करने की कोशिश की है। मैं जानता हूं कि मुझे फांसी होगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं फिर जन्म लूंगा और फिर शहीद होऊंगा, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता है। यह कहना था हरिकिशन का। कुछ महीनों बाद 31 मई 1931 को इनके भाई जमुना दास को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। खैर, 14 जनवरी 1931 को सेशन जज एंडरसन की अदालत में मुकदमा शुरू होता है। जज के अलावा जूरी के 9 सदस्य थे, जिनमें से 7 सरकारी अफसर थे, जिनसे निष्पक्ष रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। विशेष रूप से तब जब मुकदमा गवर्नर पर गोली चलाने के बारे में था। हरिकिशन के बचाव में खड़े वकीलों में थे आसफ अली। अंग्रेज हरिकिशन को सजा सुनाने की जल्दी में थे। 14 जनवरी को ट्रायल शुरू होती है और जल्दी जल्दी 5 सुनवाइयों के बाद 26 जनवरी को फैसला आ जाता है। हरिकिशन ने सेशन कोर्ट में भी अपने उसी बयान को दोहराया था जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था। कोई तनाव नहीं था। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होने वाला है, इसे लेकर मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। यदि मेरे बलिदान से भारत की आजादी की राह आसान होती है तो एक बार नहीं, हजारों बार अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी मौत के बाद हजारों हरिकिशन पैदा होंगे, जो तब तक यह संग्राम जारी रखेंगे जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। यह एक बात और महत्वपूर्ण है। आसफ अली ने हरिकिशन के लिए एक रिटन स्टेटमेंट तैयार की जो सेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि हरिकिशन गवर्नर को मारने नहीं बल्कि केवल घायल करने के इरादे से आए थे। आसफ अली ने अदालत में बहस करते हुए भी इस बात पर जोर दिया कि हरिकिशन गवर्नर को मारना नहीं चाहते थे। जब भगत सिंह को इस बारे में पता चला तो वे सख्त नाराज हुए थे और उन्होंने इस बारे में 2 पत्र लिखे थे
जिनमें सिद्धांत की बलि देकर हरिकिशन का जीवन बचाने की कोशिश करने के लिए वकील आसफ अली की अत्यंत कड़े शब्दों में आलोचना की गई थी। भगत सिंह ने लिखा था, मुझसे अधिक कोई भी हरिकिशन के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए बेताब नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज उसकी जिंदगी को अनमोल बनाती है उसे आंख से ओझल नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर जीवन को बचाना हमारी नीति नहीं है, यह कांग्रेस की नीति हो सकती है, यह आराम कुर्सियों वाले राजनीतिज्ञों की नीति हो सकती है, यह हमारी नीति नहीं है। भगत सिंह ने आसफ अली द्वारा ली गई मोटी फीस की भी जमकर निंदा की थी और हरिकिशन की प्रशंसा में भगत सिंह ने लिखा था, मुझे उस जैसा हौसले वाला नौजवान कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर मौका मिले तो भगत सिंह के लिखे वो दोनों पत्र पढ़िएगा। जूरी ने एक मत से हरिकिशन को दोषी ठहराया, पर उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा की सिफारिश की, लेकिन सेशन जज एंडरसन इससे सहमत नहीं थे। सब इंस्पेक्टर चानन सिंह की हत्या के अपराध में हरिकिशन को फांसी की सजा सुनाई गई और गवर्नर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में आजीवन कारावास। इसके साथ ही इंस्पेक्टर बुद्ध सिंह वधावन और लेडी डॉक्टर मिस डर्मिट पर हमला करने के अपराध में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हरिकिशन ने फांसी की सजा देने के लिए जज को धन्यवाद कहा। सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दाखिल हुई, हालांकि हरिकिशन इसके पक्ष में नहीं थे। 10 मार्च 1931 को हाई कोर्ट से अपील खारिज हो गई। इसके बाद लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील दाखिल हुई, वो भी खारिज हो गई। फांसी की सजा सुनाए जाते ही हरिकिशन को बोस्टल जेल से लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यह वो समय था जब उनके हीरो भगत सिंह भी वहीं लाहौर सेंट्रल जेल में ही थे और फांसी का इंतजार कर रहे थे। जेल में सहानुभूति रखने वालों की मदद से हरिकिशन अपने हीरो से मिलने में कामयाब हुए। शायद उनके जीवन के वो पल सबसे अनमोल रहे होंगे जब क्रांति के देवता युग दृष्टा भगत सिंह उनके सामने थे। दोस्तों, नेशनल आर्काइव्स में फाइल होम पॉलिटिकल नंबर 33/11 1931 में दर्ज है कि हरिकिशन भगत सिंह के इतने बड़े प्रशंसक थे कि हरिकिशन के पिता गुरदासमल ने बताया था, क्या बताया था? हरिकिशन ने गवर्नर पर गोली सिर्फ इसलिए चलाई थी कि ऐसा करके वो भगत सिंह के दर्शन कर सकेगा। ये उस समय के अंग्रेजों के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज फाइल में लिखा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों युवाओं में भगत सिंह की लोकप्रियता का आलम क्या रहा होगा। खैर, प्रीवी काउंसिल से उनकी अपील खारिज होने के बाद लाहौर सेंट्रल जेल से उनको मियांवाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया और लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को उनके हीरो भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव सहित फांसी दे दी गई। जब मियांवाली जेल में हरिकिशन को भगत सिंह की फांसी का पता चला तो वे भी बेसब्री से अपनी फांसी का इंतजार करने लगे थे, मानो मरने के बाद अपने हीरो से मिलने की आशा थी। 9 जून 1931 को फांसी की तारीख निश्चित हुई। 8 जून को पिता गुरदासमल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हरिकिशन से अंतिम भेंट के लिए गए। पिता ने अपने पुत्र से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। हरिकिशन ने उत्तर दिया, बस यही कि मेरे मरने पर कोई आंसू ना बहाए। कुछ समय पहले जब वे लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, तब उनके पिता के साथ उनकी इकलौती बहन भी पहली बार जेल में मिलने आई थी और भाई को देखकर वो बहन रो पड़ी थी। हरिकिशन इस बात से बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अपने पिता से तब कहा था कि जिन लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, उन्हें मुझसे मिलने मत लाएं। और इसके उलट वे अपनी बूढ़ी दादी से मिलकर बहुत खुश हुए थे, जो अपनी बातों से अपने पोते का उत्साह बढ़ा रही थी। अब जब पिता से अंतिम भेंट हो रही थी,
हरिकिशन का कहना था, यह दुखी होने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। बड़े भाई जमुनादास भी आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपका अंतिम संस्कार गल्ला ढेर गांव में पारिवारिक बाग में करके स्मारक बना दिया जाए? इस पर हरिकिशन ने कहा, वैसे तो अंग्रेज मेरा शव परिवार को देंगे नहीं, और अगर दे दें तो उस जगह अंतिम संस्कार करना जहां भगत सिंह का हुआ था। और दोस्तों, फिर वही हुआ। 9 जून 1931 को सुबह 6 बजे मियांवाली जेल में हरिकिशन 3 बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फांसी चढ़े और अमर हो गए। अंग्रेजों ने उनका शव परिवार को नहीं दिया और चुपचाप जला दिया। परिवार के मांगने पर उनकी अस्थियां तक नहीं दी गई थी। क्रांतिकारी रणबीर सिंह लिखते हैं, हरिकिशन के पिता जेल में मुझसे मिले तो दुखी थे। मैंने सोचा कि जवान बेटे को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वे बोलने लगे तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि तुमने मेरे पुत्र पर भरोसा किया और वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। पर तुम निराश मत होना, मैं एक एक करके अपने सभी बेटों को भेज दूंगा। वे सभी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। यदि वे असफल रहे तो मैं स्वयं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। विश्वास करना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। दोस्तों, 7 जुलाई 1931 को वो वीर पिता गुरदासमल भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और ये थी कहानी भगत सिंह को अपना हीरो मानने वाले हरिकिशन तलवार यानी हरिकिशन सरहदी की, और उनके पिता वीर गुरदासमल की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।